हम एक सिंगल टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, आइए जानते हैं। तो देखो सबसे पहला कुछ 5-4 पॉइंट है इसके अंदर, कितने 4-5 पॉइंट है। उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं पहले, उसके बाद उसको हम समझेंगे। ये 5 पॉइंट जिसको समझ लाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट उसकी उपयोग। सबसे पहला पॉइंट देखो, इंडक्टिव इफेक्ट लिख तो दिया मैंने। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? कहने का मतलब ये है कि सपोज मैं कोई बॉन्ड बनाता हूँ H और Cl का, है ना, तो इसके अंदर ये जो बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे या इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ बिहेव करेंगे, ठीक है ना, ये सब जो है ना वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, है ना। तो अपन एग्जांपल लेके भी पढ़ेंगे, पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं फिर अपन एग्जांपल लेके पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे थ्योरी। तो थ्योरी के अनुसार ये मान लो पहले एग्जांपल ये लेता हूं अच्छे, तो मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं किसकी, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मुझे कोई बताएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो सबको पता है हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा, इधर। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से किधर जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही कह रहा है हमारा पहला पॉइंट, या कुछ और कह रहा है? यही कह रहा है। सेकंड पॉइंट की बात है, ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेस्ड। ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिंगल बॉन्ड के जो बॉन्ड है वो ही डिस्प्लेस होंगे, इधर आएंगे उधर जाएंगे। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस मत कर देना, वो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। सिंगल बॉन्ड मतलब अगर कहीं डबल बॉन्ड बन भी रहा है, मान लो C डबल बॉन्ड C भी है, तो इसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई है ना, तो हमेशा सिग्मा के इलेक्ट्रॉन जो उन्हीं को डिस्प्लेस करना, इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस नहीं करना। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेस होता है। बात समझ आ रही है? ये आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ऑब्वियसली कभी भी कंपाउंड बनेगा ना, कभी भी उसके अंदर बॉन्डिंग हो रही है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, तो हमेशा ये परमानेंट इफेक्ट है। ये कोई टेम्पररी इफेक्ट नहीं है रेजोनेंस की तरह कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना दी और हो सकता है वो अपने पहले स्ट्रक्चर में भी आ जाए, फिक्स नहीं है। कभी भी कोई भी कंपाउंड किसी भी स्ट्रक्चर में रह सकता है, ठीक है ना, कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं है। जबकि ये एक परमानेंट इफेक्ट है। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। और नंबर, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये जो रहेगा ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड रहता है। ये क्या बात है, देखो समझो, इसको समझो गौर से। सी 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 एल बैलेंस ही आप करते रहना।
सपोज इस कार्बन की बात करूं, ठीक है ना, तो इस कार्बन और क्लोरीन के बीच डिस्टेंस ज्यादा है या इस कार्बन और क्लोरीन के बीच डिस्टेंस ज्यादा है, और या इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच डिस्टेंस ज्यादा है? कॉमन सेंस है, इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच डिस्टेंस क्या है? कम है। उससे ज्यादा कहाँ है? फर्स्ट नंबर की सबसे कम, सेकंड नंबर की ज्यादा, थर्ड नंबर की सबसे ज्यादा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है डिस्टेंस घटेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा, उसके बाद इन दोनों के बीच, और सबसे कम इन दोनों के बीच। तो कहने का मतलब है फर्स्ट में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा क्योंकि डिस्टेंस कम, सेकंड में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, डिस्टेंस C1 से तो ज्यादा कम है, ज्यादा है, और C3 से क्या है? कम है, और C3 पे सबसे कम। तो इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो C1 ग्रेटर देन C2 और C3 लेसर, सबसे लेसर, ठीक है ना। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रह जाएगा? इनके ऑर्डर रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में फाइनल 5 टॉपिक देखिए फिर क्या करना है। ये आगे पढ़ेंगे अपन। ये कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। वो डिपेंड करता है कि इससे जो ग्रुप अटैच हो रहा है वो किस टाइप का है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, या कितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कितना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, वो आगे बात डिपेंड करेगी। अपने अभी इतने ध्यान रखना है, पहले 4 मिनट समझो और 5 मिनट के अंदर इतने ध्यान रखो कि 2 टाइप का होता है। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। रख कर दूँ इसे, कोई लिखना चाहिए तो लिख सकता है, टाइम है उसके पास। चलो अब अपन देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स। क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स ऑफ इंडक्टिव। 2 टाइप्स है, पहली बात हो चुकी है। कौन कौन से? देखो, एक तो रहता है आपका माइनस आई इफेक्ट और एक रहता है आपका प्लस आई इफेक्ट। तो इधर तो मैं लिख रहा हूँ माइनस आई इफेक्ट और इधर मैं लिख रहा हूँ प्लस आई इफेक्ट। अब मेरे हिसाब से माइनस आई प्लस आई से बात समझो। माइनस आई प्लस आई का मतलब है कि सपोज समान और सपोज कहीं ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है तो इसका मतलब वो क्या है? माइनस आई। और अगर मान लो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम लगा है तो वो क्या है? प्लस आई। कहने का मतलब सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स और यहाँ में क्या लिख देता हूँ वाई। तो देखो अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन क्या ग्रुप लगा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और वाई जो है वो यहाँ पे ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। 2 चीजें, एक्स तो यहाँ पे EWG है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वाई जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG है ना। तो क्या फर्क पड़ा? देखो जब ये EWG है, ये क्या है? जब EWG है तो इसका मतलब है ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ये इससे खींचेगा तो इसके पास कमी है तो ये बोलेगा मेरे को दे, इससे आ जाएगी तो ये बोलेगा मेरे को दे। आगे इसके पास बेचारे के कुछ नहीं, ये सबसे कमजोर कड़ी है, ये थोड़ी मजबूत कड़ी है और ये सबसे मजबूत कड़ी है। तो अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना, क्योंकि अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फुल पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की भरपूर कमी है। क्या है? भरपूर कमी। तो सबसे पहले अटैक इस पे होगा, ठीक है ना, इनके ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो गया, ये थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, ये और कम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, और ये सारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो अटैक यहाँ पे होगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो कहाँ होगा? अटैक यहाँ पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट तय करता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसी एटम पे कहाँ से होना है और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किसी एटम पे कहाँ से होना है। यहाँ तक आई थिंक सब समझ में आ गया। आगे ना समझ। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ जो एक्स है इसको अपन माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी ERG की बात करें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मान लो ये है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसको सबसे ज्यादा मिलेगा, इसको ज्यादा मिल गया तो ये कुछ इधर ट्रांसफर कर देगा, इसको भी मिल गया तो इधर ट्रांसफर। तो अब ध्यान रखना यहाँ क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना तो सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की भरपूर कमी तो इसके पास है। उसके बाद अगर तुम न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा मात्रा किसके पास है? इसके पास। बात
ये बात है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं किसी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ता हूँ तो वहाँ इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट होता है, अगर मैं किसी में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ता हूँ तो वहाँ कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ जो भाई है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी को उतारना तो उतार लो। ये हो गया टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कौन से, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर कुछ ग्रुप्स है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है और कुछ ग्रुप्स है जो हमेशा ही प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है ना। तो कुछ माइनस आई इफेक्टिंग के ग्रुप के एग्जांपल लिख रहा हूँ, कुछ प्लस आई के लिख रहा हूँ। तो माइनस आई के कौन लिख रहा हूँ, माइनस आई के अंदर आएंगे सारे फंक्शनल ग्रुप जितने भी है ना, सारे फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्स, ये सब सारे क्या है, अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसलिए ये क्या है, किसमें आएंगे, ये आपके आएंगे माइनस आई के अंदर। ठीक है। और प्लस आई के अंदर कौन आएगा, प्लस आई के अंदर फंक्शनल ग्रुप अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसके अंदर आएंगे, प्लस आई के अंदर। जैसे मान लो 1 डिग्री में 10, 2 डिग्री में 10, मतलब मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर 2 वैलेंसी हटा दी और इसके साथ मान लो मैंने एक और कार्बन जोड़ दिया, ठीक है, या एक और हाइड्रोजन हटा दिया और 2 कार्बन और जोड़ दिया, ठीक है ना। मतलब ये हो गया मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो ये हो गया इसमें प्लस आई। तो मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो वो सारे किसमें आ गए, एल्किल ग्रुप जितने भी वो सारे प्लस आई के अंदर, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल, ये आपको याद रखना, इसका समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। लास्ट एंड फाइनल अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक होना खत्म हो जाए। तो देखो एप्लीकेशन क्या क्या है, देखो एप्लीकेशन मतलब कितनी देर जो अपने राबी जी आप पहले जैसे लंबी कहानी होती है ना, उसका सार क्या है, काम कहाँ आते हैं ये, है ना। तो अपने काम कहाँ आते हैं, देखो 5 जगह ये काम आते हैं खास खास। तो हेडिंग डालो एप्लीकेशन, सबसे फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सेकेंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ acidity carboxylic acids और basicity। देखो 5 एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन को ठीक से समझ। देखो पहला एप्लीकेशन कहता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज में पड़ जाएंगे तो कार्बोकेटायन, कार्बन अगर माइनस चार्ज में पड़ जाएंगे तो कार्बोनाइन। इसी तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो अगर ये डॉट के फॉर्म में कार्बन के ऊपर दर्शाते हैं तो उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है COH ग्रुप होता है और एमीन जो होता है वो होता है NH2, है ना। तो अब ये हमें पता करना है कि देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, कार्बोकेटायन अगर कोई बन जाए, सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करने में किसका काम आता है, कौन काम आता है, ये कैसे कि अगर मान हमें माइनस आई प्लस आई पता होगा तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, किधर से किधर शिफ्ट हो रहा है। तो आगे ध्यान रखो कि मतलब लो से मोर की तरफ हो रहा है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उधर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का करेंगे अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो कार्बन की
स्टेबिलिटी फाइंड करेंगे। फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी भी इससे फाइंड कर सकते हैं। एसिडिटी और कार्बन के लिए देखो एसिडिटी और बेसिसिटी जानने के अच्छे से आसान तरीके हैं। कोई कितना एसिडिक है वो डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी H+ को निकालता है, और कोई कितना बेसिक है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो H+ को कितनी जल्दी लेता है ना। तो कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल कितना जल्दी H+ लेगा और कितना जल्दी H+ निकालेगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा? इसी बात पर डिपेंड करेगा कि कोई एटम पे कितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उतनी ही जल्दी वो अपने से H+ निकाल देगा। तो ये H+ कब निकालेगा ये चीज कौन डिपेंड करता है? प्लस या माइनस से डिपेंड करेगा। और बेसिसिटी भी किस पे डिपेंड करेगी? प्लस या माइनस है। तो ये इसके साथ हो गए एप्लीकेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो पढ़ा है वो समझ आया होगा। ठीक है, एक बार और वीडियो करेंगे, अगर ना समझ में आए तो। इसी के साथ ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।